वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंग्लिश ऑल में। और आज हम जैसा मैंने बताया कि काव्य का एक हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं। काव्य के लिए जो जरूरी 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार, हम उसकी एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने रस पढ़ा, उसके बाद हमने अलंकार पढ़ा और आज हम छंद के बारे में जानेंगे। आप ये समझ लीजिए, किसी काव्य को पूरा रूप देने के लिए या संपूर्ण करने के लिए रस, छंद और अलंकार ये तीनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं या उसके भाग माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि छंद क्या होता है। जैसा आप देख रहे हैं, छंद की परिभाषा क्या होती है? अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। सामान्य भाषा में ये मान लीजिए कि अगर हमने कोई रचना की है तो उसमें कहाँ पे हमें विराम लेना है, पंक्तियां कैसे रखनी है, मात्राएं कैसे लगानी है, उनका रिदम क्या रखना है, ये सारी ही चीजें छंद के अंतर्गत आती हैं। तो परिभाषित रूप में यही परिभाषा है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को हम छंद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छंद के अंग। जैसा मैंने बताया कि किसी काव्य को पूरा करने के लिए हमें रस, छंद और अलंकार की जरूरत होती है, इसी तरीके से छंद के भी कुछ भाग माने गए हैं। अगर वो भाग उसके अंतर्गत नहीं है या नहीं रखे गए हैं तो वो अधूरा माना जाएगा। तो छंद के कितने अंग हैं? छंद के अंग है, पहला है चरण, पद और पाद, दूसरा है वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गति, यति, विराम, तुक और गढ़। अब इनको आगे हम विस्तार से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। पहले चीज हमें पढ़नी है चरण और पद। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। आप मसलन मान लीजिए कि आपने कोई पंक्ति लिखी, इस तरीके से हम लिखते हैं कोई भी रचना को, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये सारे हमारे चरण या पद माने जाते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। और हिंदी में कुछ छंद पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को छंदों के योग से, ऐसे छंद छंदों के 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे छप्पा और कुंडलिया। सामान्य भाषा में ये जानिए कि आप कोई काव्य रचना करते हैं या कोई पंक्ति लिखते हैं तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं और कहीं कहीं पे बीच में कॉमा होता है और यहाँ पे विराम होता है। तो ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ और ये चौथा पद हुआ। ये आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। चरण भी 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। शब्द आप समझ लें, सम और विषम बहुत ही समान है। और मैथ्स में जो लोग सभी लोग गणित पढ़ते हैं उनके लिए सम, इवन और ऑड समझ लीजिए जैसे होता है, उसी को हम सम और विषम कहते हैं। जैसे कि सम संख्याओं के अंतर्गत आपका 2, 4, 6, 8 आ जाएगा और विषम संख्याओं के अंतर्गत 3 या 5 या 7। तो सम और विषम उसे ही कहते हैं। आगे देखते हैं। सम चरण क्या होते हैं? सम छंद की द्वितीय तथा चतुर्थ चरण को हम सम चरण कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमने इस तरीके से चरण लिखा तो इसमें लिखा हुआ है द्वितीय और चतुर्थ, यानी सेकंड और फोर्थ जो लाइन हम लिखेंगे, जो चरण, वो सम आएगा, यानी कि इवन के अंदर आएगा। आगे देखते हैं हम। विषम चरण छंद के प्रथम और तृतीय चरण को हम विषम चरण कहते हैं। मसलन एग्जाम्पल सेम वही है, सम में दूसरा और चौथा रहता है और विषम में पहला और तीसरा रहता है। तो ये सम चरण और विषम चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ण और मात्रा। पूर्ण व्यंजन स्वर के साथ को वर्ण और स्वरों की मात्राओं को ही छंद की मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा को लघु मात्रा तथा दीर्घ स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपकी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दिए रहते हैं, उन्हीं से मिलकर के यहाँ पे वर्ण और मात्राएं बनती हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको छोटा कहा जाता है, जैसे ह्रस्व स्वर यानी इनकी मात्रा होती है लघु, और दीर्घ स्वर जो बड़े होते हैं उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इनकी मात्राएं, अगर कोई छोटी मात्रा है तो उसको हम इस तरीके से करते हैं, और अगर कोई बड़ी मात्रा की गणना करनी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लघु मात्रा, ये मात्रा होगा
लघु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होती है, जैसा कि मैंने बताया, और इसके अंतर्गत आता है आ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री और चंद्र बिंदु। और गुरु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा होती है, जिसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अहा और इन्हीं मात्राओं को का के साथ लगा करके दिखाया गया है। संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण, देखिए संयुक्त से जो पहले वाला होता है उसको हम दीर्घ मात्रा में लेते हैं, और हलंत से पहले वाले वर्ण को भी, हलंत से पहले वाले वर्ण को भी हम दीर्घ मात्रा में लेते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, कहीं लघु मात्रा लगानी है तो वहां पर खड़ी पाई, और कहीं पे आपको दीर्घ मात्रा लगानी है वर्तुल रेखा, मतलब अगर आप इंग्लिश में अल्फाबेट के अंतर्गत आप लेटर एस जैसा देखते हैं, कुछ वैसा ही ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या 1 तथा दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। जैसे आपने कोई पंक्ति अगर इस तरीके से लिखी है और हमने मात्रा लगाई है 1, जिसे वर्तुल रेखा वर्तुल है, ये आप खड़ी पाई कहते हैं, फिर इस तरीके से, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, तो ये मात्रा लगाने का क्रम हुआ, और इनको हम गिनेंगे कैसे, ये 1, ये आप समझ लीजिए खड़ी पाई का मतलब होता है 1, और वर्तुल रेखा या एस का मतलब होता है 2, यानी 1, 2, 1, 2, यानी ये कुल कितनी हो गई, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होता है मात्रा और संख्या और क्रम इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। सामान्य सी चीज है, आप जब कोई गाना भी गाते हैं तो वो एक रिदम में होता है, एक लय में होता है, एक वेग में होता है। उसी जो आप स्पीड पकड़ते हो, जो स्पीड में गाते हो, उसको ही हम गति कहते हैं। यति और विराम। छंद के नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। वही एग्जाम्पल है, इस तरीके से अगर कोई रचना है, जैसे मैं कहूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो जहां जहां पे मैंने एक छोटा सा पॉज लिया है, उन्हीं जगहों को, उन्हीं सबको हम यति और विराम कहते हैं। इसका मतलब होता है एक छोटा सा पॉज या ब्रेक लेना या रुकना। आगे बढ़ते हैं हम। तुक क्या होता है, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। जहां पे आप राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे चून और सून, इस तरीके से जहां पे मैच करते हैं, उन सबको हम तुक कहते हैं। और गण क्या होता है, गण का अर्थ है समूह। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम जब छंद पढ़ते हैं तो गढ़ से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, विस्तार में नहीं पूछा जाता। गढ़ों की संख्या पूछी जाती है, और गढ़ क्या होते हैं, इसकी मात्राएं कैसे लगाते हैं, उनको पूछा जाता है। तो गढ़ का मतलब होता है समूह। कैसा समूह, यह समूह 3 वर्णों का होता है। जहां पर 3 वर्ण एक साथ आएंगे वहां पर गढ़ कहा जाएगा। गढ़ में 3 वर्ण होते हैं, ना अधिक ना कम। लघु गुरु के नियम क्रम से 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। आपने ये समझना है, ये जानना है और ये याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि गण क्या होते हैं, तो आपको पता है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होते, 3 ही होते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। आगे हम देखते हैं गणों की संख्या। गणों की संख्या होती है 8। ये आपने याद रखना है कि गणों की संख्या होती है 8, और वो कौन कौन से होते हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि गण क्या होते हैं, 3 वर्णों का समूह होता है, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 8 है। और ये भी कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि गण को अगर आपको सूत्र रूप में बताना हो या इसकी मात्राओं को बताना हो तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो उसे आगे देखते हैं हम। ये देखिए, इस सारणी में या इस तालिका में ये बताया गया है कि वो 8 गण कौन कौन से हैं, उनका उदाहरण और उनका चिन्ह। और गणों को याद रखने के लिए एक सूत्र है। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सारे गण हमेशा याद रहेंगे। बहुत आसान सी शब्द, इन शब्दों को बैठाया गया है सूत्र के लिए। या माता,
राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा। ये वो सूत्र है जिसके अंदर वो 8 गण जो हैं वो इकट्ठा कर दिए गए हैं, या माता राज भानस लगा। अब इसे आगे समझते हैं ये कैसे होता है। पहला, या से हुआ आपका यगड़, ध्यान से देखेंगे। मां से हुआ मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। अब आप ये सोचेंगे तो ये लगा कहाँ चला गया? ये लगा इस सूत्र को पूर्ण रूप देने के लिए लगाया गया है और इसका कोई यूज नहीं है। लगा से क्या हुआ है, ये सूत्र एक व्यवस्थित क्रम में आ गया है और उसको याद करने में आसानी होगी। तो आपने समझा कि या माता राज भानस लगा का कैसे हम इसको अलग अलग करके 8 गणों को पता करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि इनकी मात्राएं हम कैसे करें, उसका भी तरीका है और उसे ध्यान से देखेंगे हम। पहला जो आपका गण है यगड़ या माता, ये कैसे आता है? आप देखें, पहले हम 3 लेते हैं, ठीक है, और आपको ये पता है ये छोटी है, ये बड़ी और ये बड़ी, ठीक है। दूसरा आपका गण है मगड़। अब हम क्या करेंगे, इस पहले को छोड़ेंगे और आगे के 3 लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया, ये यहाँ गलत लिख गया है, ये आपका आ गया यहाँ पे माँ तारा, पहला क्या आया, या माँ ता, ठीक है। तो इसकी मात्रा लगी ये और ये। दूसरा माँ तारा, यानी सब आपकी दीर्घ में आएंगी। तीसरा है आपका तगड़। अब हम इसको छोड़ेंगे और इन तीनों को लेंगे। क्या निकल के आया, त रा ज, और हम इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे, गुरु गुरु और लघु। अगला आता है हमारा रगड़। अब हम इसको छोड़ेंगे और रा ज भा, क्या आ गया, रा ज भा। अब हम इसकी मात्रा लगाएंगे, कौन कौन सी मात्रा, गुरु लघु गुरु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आ गया आपका जगड़। जगड़ के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही करना है, इसको हम छोड़ देंगे और आगे के 3 ले लेंगे। तो क्या निकल के आया, जभान, और मात्रा लघु गुरु लघु। आगे है भगड़, सेम वैसे ही करना है, जा को छोड़ेंगे, भानस, क्या आ गया, भानस। मात्रा हम लगाएंगे गुरु लघु लघु। अगला है आपका नगड़, पहला छोड़ देंगे इसमें, अब ये लेंगे हम नस्ल, लिखेंगे यहाँ पर नस्ल, और मात्रा लघु लघु लघु। और अंतिम है सगड़, ये छोड़ देंगे और ये आ गया सलगा, ठीक है, और इसकी मात्रा हो गई लघु लघु गुरु। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस तरीके से समझाने पे आपको ये समझ में आ गया होगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि गणों की संख्या होती है 8। गण क्या होते हैं, 3 वर्णों का समूह होता है और गणों की संख्या होती है 8। गण को याद करने का सूत्र क्या है, या माता राज भानस लगा। मैंने ये बताया इसमें जो लगा है वो सूत्र को पूर्ण रूप देने के लिए है, लेकिन इस लगा का उपयोग ये भी है कि जब आप मात्राओं की गणना करेंगे, किसमें, गणों में, गणों की मात्राओं के लिए आप उसकी गणना करेंगे तो उसमें लगा जो शब्द है वो आपको सहयोग करेगा। और कैसे सहयोग करेगा वो आपने यहाँ पर सारणी में देखा। तो इस तरीके से आप गणों को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के अनुसार छंद 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि छंद की परिभाषा क्या है, इसके अंग क्या हैं और गण क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या है, ये सारी चीजें। अब हमें क्या पढ़ना है कि प्रकृति के अनुसार छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद हैं। अब मात्रिक छंद क्या है कि जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि आप किसी रचना में जब मात्राओं की गणना करें और अधिकतर मात्राओं की ही गणना की जाती है तो उन सब जो रचनाएं होती हैं वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आती हैं। वर्णिक छंद क्या होते हैं? जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए। इसमें आपने मात्राओं की गणना की, इसमें आपने वर्णों की गणना की, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद, जिस छंद में, ये थोड़ा गलत लिखा है, जिस छंद में कोई नियम ना लगा हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अगर आप शब्दों पे भी ध्यान दें तो मुक्तक मतलब होता है मुक्त, जो किसी बंधन में ना हो, जो स्वतंत्र हो। मात्रिक मात्राओं से संबंधित, वर्णिक जो होता है वर्णों से संबंधित होता है, और मुक्तक जो स्वतंत्र होता है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो रचनाएं हैं वो मुक्तक छंद से संबंधित रचनाएं होती हैं, क्योंकि उसमें कोई नियम कानून नहीं होता, कोई टर्म या कंडीशंस नहीं होती। आप कहीं पे भी पंक्ति को बड़ा या छोटा रख सकते हैं, आप सीक्वेंस बैठाना जरूरी नहीं है, वगैरह वगैरह। मुक्तक का मतलब यही हुआ कि स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों को एक पेपर पे व्यक्त कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक हमने देखा छंद के अंतर्गत इसका पहला भाग कि छंद की परिभाषा, इसके अंग, गढ़ क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या, गढ़ों के प्रकार क्या होते हैं या क्या अंग होते हैं, और छंद के कितने प्रकार हैं। आगे की वीडियो में हम इन तीनों यानी मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।